हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी में यूनिट नंबर 7 को देखेंगे, जिसमें कि हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये इसेंशियल क्लास होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमारा डीएनए, आरएनए, ये सब क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो इसका क्या होता है, इसेंशियल क्लास होता है, जो कि सभी जो भी हमारे लिविंग सेल्स होते हैं, सभी सेल्स ऑर्गेनिज्म के सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस के भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स में पाए जाएंगे, और बैक्टीरिया हो गए उसमें भी पाए जाएंगे, वायरस हो गए, सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनके सेल्स में क्या होता है कि ये जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। आगे देखिए, दे वर फर्स्ट डिस्कवर बाय फ्रेडरिक माइक्सचर ने सबसे पहले इसको बताया था 1869 में। ठीक है, आगे है कि न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ किससे किससे मिलकर के बना हुआ होता है न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस से मिलकर के बना हुआ होता है। इट कंटेन ऑफ 15% इसमें नाइट्रोजन होता है एंड 10% इसमें क्या होता है, फास्फोरस होता है। आगे देखिए, आगे बताया गया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो कुछ डीएनए होता है एंड आरएनए होता है। 2 टाइप्स के क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड आप लोग को देखने को मिलेंगे। डीएनए का फुल फॉर्म देखेंगे तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म देखेंगे तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए की यदि स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो डीएनए जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप लोग को इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिसमें एक साइड पे यहाँ 5 प्राइम होगा, तो इसका जो सेकेंड होगा वहाँ पे 3 प्राइम होगा, और इसके जस्ट ऑपोजिट होता है इसका सेकेंड स्ट्रैंड जो होता है वो। इस प्रकार से डीएनए का स्ट्रैंड होता है। और आरएनए में देखेंगे तो आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंड का होता है। ठीक है, अब डीएनए के बीच में यदि आप देखेंगे तो डीएनए के बीच में यहाँ पे पाया जाता है फास्फोरस बॉन्ड, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बताया गया है कि बोथ डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीमर्स होते हैं आप न्यूक्लियोटाइड के। जो डीएनए आरएनए होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये जो होता है शुगर, फास्फोरस एंड नाइट्रोजनी बेसिस, ये जो तीनों मिल करके हमारे क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को बनाते हैं। इसके बारे में हम इसकी संरचना को आगे इसमें बना करके आप लोगों को समझाएंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो शुगर, फास्फोरस एंड नाइट्रोजनी बेसिस तीनों आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड्स को बनाते हैं। आगे देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड होता है आल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर लीनियर पॉलीमर्स। इसमें क्या बताया गया है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, जिसमें कि जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर से मिलकर के बना हुआ होता है। मतलब क्या बताया गया है कि ढेर सारे एक यहाँ पर यदि ये एक न्यूक्लियोटाइड्स का मोनोमर्स है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स का मोनोमर्स है, इसी प्रकार से ढेर सारे मोनोमर्स आपस में न्यूक्लियोटाइड्स के मिल जाते हैं और क्या बना देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बना देते हैं। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स का मोनोमर्स होता है वे। ठीक है, तो जब बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर्स मिलते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनता है। आगे बताया गया है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है इसका बैकबोन किससे किससे मिलकर के बना होता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बैकबोन जो होता है यह फास्फेट ग्रुप और उसके बाद शुगर आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं। बैकबोन का मतलब क्या होता है कि जब आप डीएनए में ये स्ट्रक्चर्स इस प्रकार से ऐसे आप जब देखते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर्स में, तो डीएनए में ये जो स्ट्रक्चर्स आप लोग को देखने को मिल रही है ये स्ट्रक्चर्स, ये क्या होता है, इसका बैकबोन कहलाता है। ठीक है, तो इसका ये जो बैकबोन है ये किससे मिल करके बना होता है, तो ये फास्फोरस एंड शुगर से मिल करके इसका जो बैकबोन होता है वो बना होता है। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है कि जो शुगर का यूनिट होता है इसमें प्यूरिन आते हैं और पैरामिडिन मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। शुगर में बताया गया है कि शुगर टू ईच शुगर, प्रत्येक शुगर से क्या क्या मिलते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, जो कि क्या है, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन ये नाइट्रोजनी बेसिस है, इससे जाकर के मिलते हैं। आगे इसकी संरचना में ये आप लोग को हम समझाएंगे। ये देखिए नाइट्रोजनी बेसिस, नाइट्रोजनी बेसिस क्या होता है, हमने आप लोगों को क्या क्या बताया, हमने आप लोगों को बताया कि जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किससे किससे मिल करके बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं नाइट्रोजनी बेसिस प्लस फास्फेट प्लस शुगर, ये तीनों से मिलकर के क्या बने होते हैं, हमारे नाइट्रोजनी
न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनी बेसिस, फास्फेट एंड शुगर से मिलकर के बने होते हैं। तो हम अब देख लेते हैं कि नाइट्रोजनी बेसिस क्या होती हैं। तो देखिए नाइट्रोजनी बेसिस जो होती है, 2 टाइप्स के नाइट्रोजनी बेसिस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में कितने टाइप के? 2 टाइप्स के नाइट्रोजनी बेसिस आप लोग को देखने को मिलेंगे। एक होता है प्यूरिन एंड सेकेंड होता है पैरिमिडिन। प्यूरिन पैरिमिडिन क्या होता है? तो प्यूरिन जो होता है, ये देखिए ये क्या होता है, तो प्यूरिन हैज 2 रिंग होता है। प्यूरिन में आप देखेंगे तो 2 रिंग आप लोग को देखने को मिलेगा। किस प्रकार से देखने को मिलेगा? तो इस प्रकार से एक 6 कार्बन का इस प्रकार से आप लोग को एक रिंग देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड रिंग आप लोग को जो होता है, एक होता है हेक्सागोनल होता है, एक होता है पेंटागोनल, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आप लोग को देखने को मिलेगा? इसमें आप लोग को 2 रिंग आप लोग को देखने को मिलेगा प्यूरिन में। आगे देखिए इसमें बताया गया है कि देयर आर टोटल 9 मेंबर्स इसमें होते हैं। 9 मेंबर्स कैसे होते हैं आगे आप लोग को दिखा रहे हैं। दियर मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, क्योंकि डबल रिंग है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा ही। इसमें एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि एडेनिन आ गया एंड ग्वानिन आ गया। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं वे कितने टाइप्स के होते हैं। नाइट्रोजनी बेसिस यदि आप डीएनए में देखें तो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? एडेनिन होता है, उसके बाद ग्वानिन होता है, उसके बाद साइटोसिन होता है, उसके बाद क्या होता है? यूरेसिल होता है, ठीक है, आरएनए में। और यही आप यदि आप डीएनए में देख लेंगे तो डीएनए में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल के स्थान पे क्या आ जाता है? थायमिन आ जाता है। तो ये हमारा किसमें? ये नाइट्रोजनी बेसिस जो होते हैं ये डीएनए में पाया जाता है, और ये नाइट्रोजनी बेसिस जो होता है वे आरएनए में पाया जाता है। ये देखिए ये संरचना आप लोग को दिखाया गया है प्यूरिन का। प्यूरिन जिसमें कि हमारा एडेनिन आता है एंड ग्वानिन आता है, उसकी संरचना के बारे में बताया गया है कि इसमें देखेंगे आप तो ये क्या है? 2 रिंग है। देखिए यहाँ से ये क्या ऐसा रिंग है? एक रिंग तो ये हो गया एंड सेकेंड रिंग इसका क्या हो गया? ये हो गया। 2 रिंग्स आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि हमने आप लोग को बताया था कि इसमें कितने मेंबर्स देखने को मिलेंगे, तो 9 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया गया है, यहाँ नंबरिंग इसकी यहाँ से होती है। तो यहाँ से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे देखिए 7 8 9 मेंबर्स आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और देखिए ये क्या है? डबल रिंग है और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? हाई होता है। तो ये एडेनिन की संरचना है, जिसमें आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें कि आपका ये कॉमन स्ट्रक्चर्स आप लोग को देखने को ये सभी मिलेंगे, जिसमें कि बस इसमें डिफरेंट, इसमें एडेनिन ग्वानिन में कहाँ कहाँ डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एमिनो ग्रुप जुड़ गया है, जबकि इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका क्या है? कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या जुड़ गया है? यहाँ पे एमिनो ग्रुप। सिर्फ यही दोनों में डिफरेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पैरिमिडिन के बारे में कि पैरिमिडिन क्या होता है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर जो है ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो जो नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं उन सभी नाइट्रोजनी बेसिस के स्ट्रक्चर्स को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जो पैरिमिडिन के बारे में देखेंगे तो जो पैरिमिडिन होता है वो कंसिस्ट किया रहता है, उसका जो सिंगल रिंग उसमें पाया जाता है, जिसमें कि 6 मेंबर्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 2 नाइट्रोजन एटम्स जो होते हैं 1 3 एंड 4 कार्बन एटम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या बताया है कि 1 3 नंबर पे क्या होते हैं? 2 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यदि आप ये बताएं पहले तो सिंगल रिंग का होगा, इस प्रकार से 6 मेंबर्स बन जाएंगे, और ये क्या होता है? सिंगल रिंग का होगा, जिसमें कि बताया गया है कि 1 3 एटम्स पे क्या होते हैं? नाइट्रोजन ग्रुप होंगे। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन कर दीजिए, यहाँ पे एक नाइट्रोजन कर दीजिए, क्योंकि आप जब भी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग आपकी यहाँ से होगी तो 1 2 3 4 5 6 देखिए इस प्रकार से है। तो देखिए 1 नंबर पे एंड उसके बाद 3 नंबर पे आप लोग को नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, और शेष जगह आप लोग को क्या देखने को मिलेंगे? कार्बन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पैरिमिडिन की संरचना रहेगी, जिसमें कि हमारे इसमें एग्जाम्पल देखिए क्या क्या आता है। तो साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, जो कि यूरेसिल हमने आप लोग को बताया किसमें आएगा? आप लोग का आरएनए के स्ट्रक्चर्स में थायमिन के स्थान पे यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसकी संरचना के बारे में देख लीजिए, जो हमने आप लोग को बताया कि इसकी साइटोसिन के बारे में, थायमिन के बारे में एंड यूरेसिल के बारे में, इसकी जो संरचना होती है वे कैसी होती है। तो देखिए साइटोसिन की संरचना हमने आप लोग को बताया सबसे पहले कि ये क्या होते हैं? सिंगल रिंग। तो एक हम सिंगल रिंग बना लेते हैं। इस सिंगल रिंग में हमने आप लोग को बताया क्या कि इसके पहले और
तीसरे कार्बन पे नाइट्रोजन ग्रुप होगा तो नाइट्रोजन ग्रुप बना लिए, और नेक्स्ट जगह कार्बन ग्रुप है तो कार्बन हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जब आप साइटोसिन की संरचना में देखेंगे तो इसका जो होता है चौथा कार्बन होता है, यहाँ पे एमिनो ग्रुप आप लोग को NH2 देखने को मिलेगा, और इसका जो होता है दूसरा कार्बन होता है, यहाँ पे आप लोग को कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा। सिर्फ यही डिफरेंट होती है किसमें, साइटोसिन में, कि इसमें दो ग्रुप जुड़ते हैं। कौन कौन से, एक जो होता है एमिनो ग्रुप जुड़ जाता है, एंड सेकेंड जो होता है कीटोन ग्रुप जुड़ जाता है, और सब क्या होंगे, और सभी सेम होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम थायमिन की जगह। तो थायमिन की संरचना में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक आप लोग को मेथिल ग्रुप देखने को मिल रहा है, और दो आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है, कीटोन ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो इसका देखिए एक ट्रिक बनाया है हम, इसमें क्या है, तुम 420 हो इसलिए पाँचों मार खाओगे। इसमें क्या है, इसमें तुम का मतलब क्या है, देखिए तुम का मतलब है ये थायमिन से लिया गया है, टी से थायमिन होता है, और तुम में टी से क्या हो गया, ये थायमिन से लिया गया है। 420 का मतलब क्या है कि फोर्थ नंबर पे एंड सेकंड नंबर पे क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। देखिए यहाँ पे ये हमारा है पहला, ये है दूसरा, और ये है तीसरा, ये है चौथा। ठीक है, तो इसमें देखिए चौथे नंबर पे और उसके बाद यहाँ पे और दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। तो तुम 420 हो मतलब यहाँ पे क्या है, चौथे दूसरे पे क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। उसके बाद क्या है, इसलिए पांचों मार खाओगे। मार खाओगे मतलब यहाँ पे मेथिल ग्रुप है और ये पांचवें नंबर पे है, तो पांचों मार खाओगे मतलब पांचवें नंबर पे क्या जुड़ा है, मेथिल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो इसे इस तरीके से आप इस डायग्राम को याद कर सकते हैं कि थायमिन का डायग्राम कैसे होता है। आगे देखिए यूरेसिल के डायग्राम के बारे में कि यूरेसिल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप लोगों को दो कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा, दूसरे पे चौथे पे। तो इसका ट्रिक क्या है कि U420, U मतलब भी तुम ही होता है, तो U420 U से होता है हमारा यूरेसिल हो गया, और 420 का मतलब हो गया कि चौथे नंबर पे और दूसरे नंबर पे क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। तो ये दूसरा नंबर हो गया, ये चौथा नंबर हो गया, यहाँ पे आप लोगों को ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इसकी संरचना को आप याद कर सकते हैं। अब हम न्यूक्लियोटाइड की संरचना को देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की संरचना कैसे होती है। हमने आप लोग को बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह किससे किससे मिलकर के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होता है शुगर, नाइट्रोजनी बेसिस एंड फास्फेट, इन तीनों से मिलकर के क्या बना होता है, हमारा न्यूक्लियोटाइड्स बना हुआ होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड्स किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोसाइड्स जो होता है ये शुगर एंड नाइट्रोजनी बेसिस आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, देखिए इसमें यदि हम एक ये जो शुगर है 5 कार्बन हमने आप लोग को शुगर बताया है, तो ये शुगर का स्ट्रक्चर से ये शुगर हो गया और यहाँ पे हमारा है नाइट्रोजनी बेसिस हो गया। यदि यही दोनों बस आपस में जुड़े हुए हो तो वो हमारा न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। और इसके बाद यदि यहाँ पे जो फास्फेट है वो भी आकर जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए फास्फेट की यदि आप फार्मूला देखेंगे तो फास्फेरिक एसिड का ये क्या होता है, H3PO4 जो होता है इसका फार्मूला होता है। इसकी संरचना में आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में P रहता है, उसके साइड साइड क्या रहता है, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, OH हो गया, और इसके बाद क्या होता है कि डबल बॉन्ड O कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इसकी संरचना आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि आप देखिए यहाँ पे आप बॉन्ड किस प्रकार से बनता है तो उसके बारे में देख लीजिए। जो नाइट्रोजनी बेसिस होती है और जो शुगर होता है इसके बीच जो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद जो देखेंगे जो शुगर है और जो फास्फेट है इसके बीच आप लोग को फास्फो मोनो एस्टर बॉन्ड या फिर आप कह सकते हैं कि एस्टर बॉन्ड आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद ये संरचना तो आप लोग की एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना हो गई। अब हमने आप लोग को बताया कि न्यूक्लियोटाइड का मोनोमर्स आपस में मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, तो ये एक मोनोमर्स है न्यूक्लियोटाइड का। यहाँ पे अब सेकेंड हमारा न्यूक्लियोटाइड्स का मोनोमर्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक मोनोमर्स आप लोग को देखने को मिल गया। अब सेकेंड मोनोमर्स नीचे आया तो नीचे इसमें क्या होगा, इसका जो फास्फेट है इसके अब थर्ड नंबर कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल है उससे जाकर जुड़ा है, तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना है इससे जुड़ने के लिए। तो उस बॉन्ड को हम कहेंगे फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। डाई क्यों कहते हैं, यहाँ पे मोनो बोल रहे हैं तो यहाँ पे डाई एस्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तो एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है एंड सेकेंड एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जब ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ से दो फास्फेट जो होते हैं रिमूव हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से ये निकलता है किसमें, पायरोफास्फेट के रूप में निकलता है। ठीक है, यहाँ पे 3 फास्फेट आज के जुड़े थे ट्राई फास्फेट के रूप में, जहाँ से कि 2 फास्फेट रिमूव हो गए तो इसको हम कहते हैं पायरोफास्फेट। और पायरोफास्फेट जब निकल
निकलता है तो वहाँ से कुछ एनर्जी भी निकलती है, जो कि हमें एनर्जी जो होता है हमें वही एनर्जी हमें क्या होती है, मिलती है। तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए कि जो हमने आप लोग को 5 प्राइम और 3 प्राइम बताया था, तो वो कैसे बताया था? वो ऐसे बताया था कि यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे देखिए इस यहाँ का जो 3 प्राइम शुगर में जो 3 प्राइम है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, फ्री है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हमारे जो होते हैं यदि आप डीएनए की संरचना बनाएंगे तो इस प्रकार से ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे ये 3 प्राइम होगा क्योंकि ये फ्री आप लोग को देखने को मिल रहा है। और ऊपर यदि आप देखेंगे तो ऊपर क्या होता है कि 5 कार्बन जो होता है हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे जैसे CH2OH है तो यहाँ पे क्या होता है 5 कार्बन का है, तो इसलिए ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे 5 कार्बन। ठीक है, ये ऊपर 5 कार्बन हो गया, पे 5 डैश हो जाएगा प्राइम का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डैश हो जाएगा, क्योंकि ये देखा जाता है शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक से आप लोग को वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।